नमस्कार दोस्तों, भगवती ऑनलाइन पीजी क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों पहले अपनी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में हम बीएससी सेकेंड ईयर का जो सिलेबस था उसके बारे में हम चर्चा कर पाए थे। यानी कि अपन ने जो बीएससी सेकेंड ईयर की बुक और सिलेबस को हम बारी से देख चुके थे। अब उस सिलेबस को तो मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा, हम उसी जो प्रकरण जिस दिन छोड़ा था उसी से हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये रिमाइंडर कर लो कि जैसे 5 यूनिट है, 5 यूनिट फर्स्ट जो यूनिट है उसके अंतर्गत मैंने आपको सिलेबस बताया था कि आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टर, यानी कि सामान्य लक्षण उसके क्या क्या है। साथ में ही उसके अंतर्गत जो नेक्स्ट टॉपिक आता है तो उसमें हमने क्रेस्टेशिया का लाल वगैरह ये इसमें फर्स्ट यूनिट में और ब्राउन है, ब्राउन का सामान्य लक्षण पढ़ते हैं, पाचन तंत्र है, इन सब के बारे में जैसे हम अध्ययन करते हैं तो ये सब पहले यूनिट का सिलेबस है। तो मैं पहली यूनिट का फर्स्ट टॉपिक लेता हूँ आर्थ्रोपोडा। ये आर्थ्रोपोडा अपना क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले मेरे विद्यार्थी आप ये बताइए कि आर्थ्रोपोडा का जो एनिमल किंगडम है इसको आप क्या क्लासिफिकेशन जानते हो, या मुझे थोड़ा सा कमेंट इस प्रकार से बता सकते हो कि सर जंतु जगत को 8 फाइलम है, 10 फाइलम है, 13 फाइलम है या 15 फाइलम इसमें बांटा हुआ। तो पहले मैं आपको आर्थ्रोपोडा क्या है और कहाँ आपको आर्थ्रोपोडा को लेके जाऊंगा। तो अपना सब्जेक्ट है जूलॉजी, यानी कि जंतु या प्राणी विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो इसको अपन लेके जाएंगे सबसे पहले एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का मतलब है जंतु जगत। अब इस जंतु जगत का हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन से आपको आर्थ्रोपोडा तक लेके आऊंगा। एनिमल किंगडम है, इसको 2 सब किंगडम में बांटा गया है। दो सब किंगडम कौन कौन से हैं? पहला जो किंगडम है उसका नाम है प्रोटोजोआ। इस प्रोटोजोआ के अंतर्गत उन एलिमेंट को रखा गया है जो मतलब क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर। एक कोशिकीय जितने भी जंतु है जैसे अमीबा वगैरह है सब प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है। और इसमें जो फाइलम रखा गया है वो जो फाइलम है वो है प्रोटोजोआ। जैसे आपको एनिमल किंगडम या जंतु विज्ञान के जो कोई फाइलम उस फाइलम पर आपको लेके जाना है। तो सबसे पहले जो फाइलम है वो कौन सा है, प्रोटोजोआ। उसके बाद में हम इधर को जाते हैं, इधर आता है अपना मेटाजोआ। इस मेटाजोआ के अंतर्गत आते हैं मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुकोषीय प्राणी आते हैं। एनिमल किंगडम को हम सामान्य तौर पर 2 भागों में बांट दिया, सबसे पहले प्रोटोजोआ और कौन सा है, मेटाजोआ। इसमें यूनिसेलुलर आता है, इसमें क्या आता है, मल्टीसेलुलर, यानी कि बहुकोषीय जंतु इसके अंतर्गत रखा गया। फिर हम मेटाजोआ को, जहां प्रोटोजोआ वही खत्म हो जाता है, यहाँ हम मेटाजोआ है इसकी 2 ब्रांच है, 2 मतलब इसकी मेटाजोआ से दोनों इसको कुछ शाखाओं में बांटा गया है और वो शाखाएं है इसकी 3। पहली जो शाखा है उसका नाम है मेसोजोआ। मेसोजोआ के अंतर्गत क्रमबद्ध समान जो जंतु है उनको रखा गया है, जो कि वर्तमान में विलुप्त के कंगाल पर है, या कुछ जो जंतु है वो पाए जाते हैं जिनको लेकर विलुप्त हो चुके हैं। इसकी सेकेंड जो ब्रांच है उसका नाम है पारा। और इसके अंतर्गत जो फाइलम रखा गया है उस फाइलम का नाम है पोरीफेरा। पोरीफेरा मतलब क्या है, इसमें छिद्र युक्त प्राणी जितने भी हैं उनको रखा गया है, छिद्र युक्त प्राणी। उसके बाद में इसकी जो थर्ड ब्रांच आती है
का जो। इस ह्यूमेटल जोड़ा के डिवीजन में बांटा गया है, कितने? 2 डिवीजन। दो डिवीजन में एक तो आपके पास आता है रेडिएटा, एक आता है आपके पास बाइलेटेरा। इसका मतलब क्या है? रेडिएटा यानी कि जिन जंतुओं के अंतर्गत आर्य सममिति पाई जाती हो, और बाइलेटेरा का मतलब है द्विपार्श्व सममिति। यानी कि आप बीएससी सेकेंड ईयर में उसमें सॉरी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पढ़ के आए होंगे कि जो सिमेट्री होती है, यानी कि इनका शरीर जो विभाजन होता है, यानी कि आर्य और द्विपार्श्व दो समान भागों में, और ये किसी एक अक्ष से विभाजित रहती है। तो इन संबंधी के आधार पर ह्यूमेटल जोड़ा को 2 डिवीजन के अंतर्गत बांटा गया है, एक रेडिएटा और एक अलग बाइलेटेरा। अब रेडिएटा के अंतर्गत यानी जिन जंतुओं में आर्य सममिति पाई जाती है उनको 2 फाइलमों के अंतर्गत रखा गया है। तो पहला जो फाइलम है उसका नाम है स्लेंट्रेटा, स्लेंट्रेटा, और दूसरा इसके अंतर्गत जो फाइलम है उस फाइलम का नाम है, कौन सा फाइलम है? क्टिनोफोरा, सबसे छोटा फाइलम है इसके अंतर्गत। अब बाइलेटेरिया है, बाइलेटेरिया को फिर 2 सब डिवीजन के अंतर्गत बांटा है, सब डिवीजन यानी कि 2 विभागों में बांटा है, और वो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, मुझे आशा है। वो कौन कौन से हैं आप बताइए? पहला है प्रोटो, अब आ गया आपका यार स्टोमिया, सॉरी प्रोटोस्टोमिया, और इधर कौन सा है? ड्यूटेरोस्टोमिया। इसका मतलब क्या है प्रोटोस्टोमिया का? यानी कि जो ब्लास्टोसील होती है या जो एम्ब्रियो होती है, उस एम्ब्रियो से अगर सबसे पहले माउथ का निर्माण होता है, यानी कि प्रो यानी कि पहले, यानी कि फर्स्ट, स्टोमिया यानी कि माउथ होता है, तो पहले अगर मुख का निर्माण होता है तो वो प्रोटोस्टोमिया जंतु कहलाते हैं, और यानी कि पहले अगर गुदा का निर्माण होता है तो वो ड्यूटेरोस्टोमिया कहलाते हैं। अब इस प्रोटोस्टोमिया को देह विधि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग है? सबसे पहले मैं ले लेता हूं इसके अंतर्गत क्या नाम से आपके एसिलोमेटा, एसिलोमेटा के अंतर्गत जो फाइलम रखा गया है उस फाइलम का नाम है प्लेटेलमेंथ्रिस, और इसके अंतर्गत है स्यूडोसिलोमेटा, इसके अंतर्गत रखा गया है एसके हेलमेंथ्रिस, और इधर है सिलोमेटा। इसका मतलब है इसके अंतर्गत रखे गए हैं 3 फाइलम है, फाइलम है, और ये इसके अंतर्गत जो फाइलम रखा गया है वो फाइलम है, कौन कौन सा फाइलम है वो? एक तो आपके पास सबसे पहले एनिमेलिया, दूसरा जो फाइलम है उसका नाम है आर्थ्रोपोडा, और इसके बाद में तीसरा फाइलम है वो है मोलस्का। ये यहां से अपन को क्या करनी है? चर्चा को स्टार्ट करना है। ये यहाँ आपके दोस्तों आर्थ्रोपोडा आता है। अब इसमें एसिलोमेटा यानी कि वास्तविक देह हुआ का निर्माण, यानी कि वास्तविक देह हुआ जिसके अंतर्गत नहीं पाई जाती, उसको उन जंतुओं को प्लेटेलमेंथ्रिस फाइलम के अंतर्गत रखा गया, जिनमें आवासीय का मतलब ये है कि
मीजोडर्म से होती है। इसमें एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में। दोस्तों इसमें आप समझ गए हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से फाइलम बचे। एक तो आपके पास बताया है हेमिकोडेटा, एक आपके पास इसमें बचा था इकाइमेटामेटा, और एक आपके पास बढ़ता है कोर्डेटा। अब अपन देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं यूनिसेलुलर, यानी कि अपन जंतु जगत को दो ही तो भागों में बांट रखा है। इसे देखा जाए तो एक तो होता है वर्टिब्रेट, एक होता है इनवर्टिब्रेट, यानी कि कशेरुकी और एकशेरुकी। तो यहाँ से लेके और अपन यहाँ तक जो पढ़ते हैं वो सब आते हैं एकशेरुकी के अंतर्गत, इनवर्टिब्रेट के अंतर्गत। और यहाँ से वर्टिब्रेट कोर्डेटा, यानी कि जैसे मानो जैसे यहाँ कोर्डेटा के लक्षण जिनके अंदर पाया जाता है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको आर्थ्रोपोडा को लिया है। प्लीज दोस्तों ये अगर आप साइंस के अंतर्गत है और जूलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये क्लासिफिकेशन तो आपको कम से कम याद होना चाहिए कि ये किस प्रकार से डिवीजन किया और कितने फाइलम भी आप देखो मोटे तौर पर वैसे तो बहुत फाइलम है, 13 फाइलम। पहला या आपके पास दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये कितना हो गया 9, ये हेमिकोडेटा 10 और ये 11 और एक आपके पास 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आपके पास फाइलम है। अब अपन पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर। यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। तो सुनेंगे आर्थ्रोपोडा का मीनिंग होता है आर्थो यानी जॉइंट, पोडा यानी फुट, यानी कि जिन जंतुओं के जो पाद होते हैं उनमें अगर जॉइंट पाए जाते हैं तो उनको हम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखते हैं। तो जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आर्थ्रोपोडा का जो शरीर होता है वो अंग तंत्र प्रकार का होता है, यानी कि अंगों से मिलकर बना होता है। अंग तंत्र को कैसे चलते हैं, जैसे कोशिका और कोशिकाओं का जो समूह होता है वो ऊतक, फिर ऊतक से ऊतक तक, और इसी प्रकार से अंग बनते हैं और अंगों से मिलकर अंग तंत्र मिलते हैं। और आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो पहला कैरेक्टर है उसमें क्या है, इनका शरीर अंग तंत्र प्रकार का होता है। कौन से प्रकार का होता है, अंग तंत्र प्रकार का। तो ये पहला कैरेक्टर सामान्य लक्षण हम पढ़ते हैं। अंग तंत्र प्रकार। दूसरा इसके अंतर्गत पाया जाता है त्रिजन स्तंभ, ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसका मतलब क्या है, इनका जो शरीर है वो 3 जन स्तंभों से मिलकर बना होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तीसरा हम इसका जनरल कैरेक्टर की जैसे बात करते हैं तो इसका जनरल कैरेक्टर के अंतर्गत कि इनके जो शरीर होता है उस पर काइटिनस का स्तर पाया जाता है। और ये इनके अंतर्गत एक और प्रोसेस होती है काइटिनस क्यूटिकल का स्तर पाया जाता है। तो ये क्या होता है, जैसे समय समय पर अपने काइटिनस और क्यूटिकल का जो स्तर होता है उसको क्या कर देते हैं, झाड़ देते हैं, इनको रिमूव कर देते हैं। और इस रिमूव की प्रक्रिया को बोलते हैं इक्विडाइसिस। इक्विडाइसिस बोट के नाम से जाना जाता है। और इक्विडाइसिस को बोलते हैं मोल्डिंग या निर्मोचन, यानी कि अपनी त्वचा को उतारना। अगले हम जैसे कैरेक्टर की बात करते हैं तो इनके अंतर्गत जो पाचन तंत्र होता है वो एक क्या होता है, सुविकसित प्रकार का होता है। और सुविकसित पाचन तंत्र के अंतर्गत क्या है, मुख से लेकर गुदा तक हार्नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल है जो पाई जाती है। साथ ही हम बात करते हैं पाचन तंत्र विकसित प्रकार का, पाचन तंत्र विकसित प्रकार यानी कि मुख से गुदा तक। अगला कैरेक्टर की हम जैसे बात करते हैं तो
तो इनका जो शरीर होता है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है, सिर, वक्ष, उदर, यानी कि हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो सिर और वक्ष को मिलाकर सिरोवक्ष कहा जाता है, सिफेरोथोरैक्स। ये इसका अगला कैरेक्टर। अगले कैरेक्टर की हम जैसे बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, वो खुले प्रकार का होता है। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, ओपन और क्लोज खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगले कैरेक्टर की हम जैसे ही बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो श्वसन तंत्र होता है, वो श्वसन एक तो बॉडी की सामान्य सतह से हो जाता है, इसमें लंग्स भी पाए जाते हैं, ट्रेकिया भी पाई जाती है और शरीर यानी बॉडी सर्फेस, इन चीजों के द्वारा या इन ऑर्गन्स के द्वारा इनमें श्वसन तंत्र पाया जाता है। इसके शरीर की सामान्य सतह, शरीर की सामान्य सतह, फेफड़े, गिल, ट्रेकिया, इनके द्वारा इनमें पाया जाता है, श्वसन तंत्र हो जाता है ऑर्गन्स के द्वारा। नेक्स्ट हम कैरेक्टर की जैसे ही बात करते हैं तो इनमें जो उत्सर्जी अंग है वो ग्रीन ग्लैंड और मेलग्रीन कनिकाएं पाई जाती है, यानी कि ग्रीन ग्लैंड और मेलग्रीन कनिकाएं इसके अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट हम अगले कैरेक्टर की बात करते हैं तो इसमें नर एवं जो मादा होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग यानी कि सेपरेट होते हैं। और अगले हम कैरेक्टर की जैसे ही बात करते हैं तो इनके अंतर्गत जो निषेचन होता है वो कैसा होता है, इंटरनल होता है, यानी कि आंतरिक निषेचन है इनके अंतर्गत पाया जाता है। साथ ही हम इनमें ये ओविपेरस और विविपेरस भी होते हैं, यानी कि अंडज और जरायु, यानी कि कुछ जातियां ऐसी होती है जो अंडे भी देती है और कुछ जातियां ऐसी होती है जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद में इनमें परिवर्तन की हम बात करते हैं तो परिवर्तन कैसा होता है, इनमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इसका मतलब समझने में ना, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब ये है यानी कि जिसके अंतर्गत लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता है, यानी कि जन्म से या फिर जो बच्चा होता है बिना लार्वा अवस्था में जाएगी, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो प्रत्यक्ष होता है, और जिसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है वो अप्रत्यक्ष परिवर्तन के अंतर्गत आता है। और सामान्य लक्ष्य है इसका पैतृक संरक्षण, पैतृक संरक्षण का जो गुण होता है इनके अंतर्गत पाया जाता है। पेरेंटल केयर, यानी कि इनकी जो जिसे अपन के अंतर्गत जो अपने माता पिता होते हैं वो अपनी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, इसी प्रकार से इनकी भी देखभाल की जाती है। तो सामान्य तौर से देखो मैंने बहुत सिंपल से तौर पर आपको 10-11 ऐसे क्या करा दिए, कैरेक्टर करवा दिए, और भी कैरेक्टर बुक की इनकी सहायता लेकर आप भी कर सकते हैं। एक कैरेक्टर लोगों को याद आ गया इसके अंतर्गत कि इसके अंतर्गत जो नेत्र होते हैं, आयु होते हैं, वो सरल और संयुक्त दोनों टाइप के पाए जाते हैं। सरल का मतलब होता है सामान्य नेत्र होता है, संयुक्त का मतलब होता है कंपाउंड आयु। आर्थ्रोपोडा के जंतु की ये विशेषता होती है कि इनका जो आयुष होता है उसके अंतर्गत एक ही वस्तु के कई, एक नहीं दो नहीं 100 और हजारों की संख्या में क्या बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। तो यही तो कारण है कि आपने आर्थ्रोपोडा के सदस्यों की बात करता हूँ तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कम से कम 8 लाख जातियां और संपूर्ण विश्व की कम से कम 80% की जातियां हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत पाई जाती है। तो समझ लीजिए जब इसको जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह कहा जाता है तो समझ लीजिए दोस्तों इसके अंतर्गत जितने भी कीट, इंसेक्ट वगैरह होते हैं, मच्छर है, मक्खी है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। तो कभी आपने इसकी संख्या की बात कर लेता हूँ, कभी आपने मक्खी को पकड़ते हैं, मच्छर को पकड़ सकते हो क्या? नहीं पकड़ते हो, आप उधर ही मक्खी को मच्छर को पकड़ते हो तो उसकी नेत्रों के अंतर्गत कई हजारों आपकी इमेज यानी कि प्रतिबिंब उसके अंतर्गत बनती है, इसलिए वो पकड़ में नहीं आते। तो ये जनरल कैरेक्टर की बात हुई। अब हमारा जनरल सामान्य लक्षण हो गया इसका आर्थ्रोपोडा। अब आता है नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जिससे पढ़ते हैं। तो वर्गीकरण में कंफ्यूजन नहीं हो दोस्तों, इसका जो वर्गीकरण है
वो वर्गीकरण कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से इसको बता रखा है। कई ने इसके 3 उपसंग बता रखे हैं, कई ने इसके 5 उपसंग बता रखे हैं और कई ने इसके 7 उपसंग बता रखे हैं। जैसे ही हम उपसंगों की बात करते हैं तो एक बार मैं आपको सामान्य जो 7 उपसंग है उनके नाम बता देता हूँ और उनमें से कौन इंपोर्टेंट है या किन किन को अपन को पढ़ना है, कितने फाइलम उपसंग पढ़ने हैं तो वो बता देते हैं। फाइलम आपको थोड़ा सामान्य रूप से 7 में यानी 3 में डिवाइड किया गया है, 5 में किया गया है और 7 में किया जाता है। मोस्टली 3 पढ़ने हैं, 7 में बताता हूँ तो आपको 3 पढ़ने हैं, 3 में से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उपसंग सब फाइलम। तो पहला जो फाइलम है उस फाइलम का नाम है ट्राइलोविटोमोर्फा। ये इसका पहला सब फाइलम है। दूसरा इसका जो सब फाइलम है उसका नाम है टार्डीग्रेडा। तीसरा है ओनिकोफोरा। चौथा है मैंडिबुलेटा और 5वां है सेरोटा और 6 है इसके अंतर्गत पिक्नोगोनिडिया। और एक और ले रहा दोस्तों 7वां है और उस 7वें फाइलम का नाम है पेंटास्टोमाइडिया। क्या नाम है? पेंटास्टोमाइडिया। ये इसके 7 फाइलम है पेंटास्टोमाइडिया। कौन कौन से 7 फाइलम? ट्राइलोविटोमोर्फा, टार्डीग्रेडा, ओनिकोफोरा, मैंडिबुलेटा, कैलिसेरोटा, पिक्नोगोनिडिया और पेंटास्टोमाइडिया। ये इसके 7 फाइलम है जिसमें से आपको या जो सिलेबस के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके ट्राइलोविटोमोर्फा, मैंडिबुलेटा और कैलिसेरोटा। अब ये जो कैलिसेरोटा और जो मैंडिबुलेटा ये सबसे बड़े इसके सब फाइलम है यानी कि वर्ग है जिसके अंतर्गत ज्यादातर जो इंसेक्ट यानी कि कीट है इसके अंतर्गत आता है। मैंडिबुलेटा से मतलब है यानी कि इनके माउथ पर मैंडिबल यानी कि जबड़े पाए जाते हैं, उस मैंडिबल के द्वारा अपने क्या भोजन को ग्रहण करते हैं यानी कि एक तरीके का ये उपांग होता है जो भोजन को पकड़ने और काटने में सहायता करते हैं। अब सिंपल से अगर आपको समझाऊं कि ये किस प्रकार से होते हैं। ये मैंडिबल्स यानी उपांग होते हैं जिनमें ये अधिकतर किसके बने होते हैं? क्यूटिकल के काइटिन के बने होते हैं। कठोर यानी कि जैसे दांत जैसे इसमें संरचना पाई जाती है जो भोजन को एक तो पकड़ने में और काटने में सहायता करते हैं। तो ज्यादातर जो मक्खियां वगैरह है या जो चींटियों का है वो सभी किसके अंतर्गत आता है? मैंडिबुलेटा के अंतर्गत आता है। ट्राइलोविटोमोर्फा में कुछ भी नहीं है, ये तो क्या है? विलुप्त हो चुका है और इसकी कोई भी जो मतलब जातियां है वो वर्तमान में नहीं पाई जाती है। तो ये कितने उपसंग हुए इसके? 7। कौन से? ट्राइलोविटोमोर्फा, टार्डीग्रेडा, ओनिकोफोरा, मैंडिबुलेटा, कैलिसेरोटा, पिक्नोगोनिडिया और पेंटास्टोमाइडिया। अब हम ये तो क्लासिफिकेशन हो गया, अब इनकी हमको क्लास पढ़नी है और विधि क्या पढ़नी है? एग्जाम्पल पढ़ने हैं इनके यानी कि सामान्य लक्षण 1-2 और इनका क्लासिफिकेशन और इनका एग्जाम्पल ये पेपर में आता है। यानी एक तो सामान्य लक्षण बोल देता है और क्लासिफिकेशन में आपको होगा पूछ सकता है। तो अब हम इसके क्लासिफिकेशन में जैसे ही जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम यहाँ से एक तो वैसे तो आपको बुक से इनको तैयार करना है क्योंकि ये
यार सवाल को करना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको जो लेक्चर है वो कैसा लगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।